एक डिप्टी सीएम होते हुए पड़पड़गंज विधानसभा इतनी पीछे चली गई। आज उसी का परिणाम है कि वो इस सीट को ही छोड़ के भाग गए। ये जो है बदला गया है, ये डर के मारे बदला गया है। उसे पता था कि हार निश्चित है, हर हालत में है। हमने जितनी भी मुफ्त की स्कीम निकाली उसके साथ साथ विकास की स्कीम बर्बाद कर दी। शीला दीक्षित के टाइम पर जो कार्य हुए थे उसके बाद में दिल्ली में एक भी सड़क, एक भी फ्लाईओवर नहीं बना है। पुलिस जो हमारे अंडर में नहीं है, भाई आपके अंडर में बाकी सब चीजें तो थी। आपके अंडर में कूड़े का पहाड़ तो था, जिसे आपने कहा था एमसीडी में अगर आ गए तो हम हटा देंगे। क्या हुआ उस कूड़े के पहाड़ का? मनीष सिसोदिया से यहाँ से भागे ही सिर्फ अनिल चौधरी की वजह से हैं। आप लोगों ने कहा था कि साहब पंजाब से पॉल्यूशन आ रहा है, हरियाणा से पॉल्यूशन आ रहा है, पंजाब में आपकी सरकार है, क्या हुआ उस पॉल्यूशन का? उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक शुरू किया, जो उनका फॉर्मेट था उसमें इतने, और वो आज क्लेम भी करते हैं कि इतने हज़ार लोगों को या करोड़ लोगों को फ्री दवाई, फ्री टेस्ट हुए हैं। तो कोई गलत चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ हुई है। अब उसके नाम पे कोई उनको बदनाम करे कि वहाँ पे फर्जी भी हुआ है, कुछ गलत बिलिंग भी हुई है, गलत इन्वॉइसिंग भी हुई है, वो तो मतलब कोई चीज़ धागे में से धागा निकालने वाली बात है कि भाई कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसकी अच्छाई देखो ना, बुराई क्यों देखते हो? बच्चों को शिक्षा दो ना, शिक्षा फ्री होनी चाहिए, स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, फ्री होना चाहिए, स्वास्थ्य फ्री हो, शिक्षा फ्री हो, जिससे आगे बढ़ो ना। सर ये ना मुझे भी बहुत अच्छा लगा, कई सालों से मैं सुन रहा था। मैं भी दिल्ली से ही पढ़ा हूँ, बट आज से नहीं 40 साल पहले पढ़ा था, उस समय प्राइवेट में था। मगर आज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि दिल्ली के स्कूल इतने अच्छे हो गए, इतनी फैसिलिटीज़ हो गई, इतना अच्छा ग्राउंड, स्विमिंग पूल हो गया है वगैरह वगैरह। अगर उनकी ईमानदारी उनके काम में झलकती तो मेरे ख्याल से उन्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। इतनी सारी चीजें क्यों फ्री बांट रहे हैं? अगर आप इतने ईमानदार आदमी है, आपने इतना सब कुछ किया है इस स्टेट के लिए, दिल्ली के क्षेत्र के लिए, तो आपको जरूरत क्या है फिर 2100 रुपए 2500 रुपए बांटने की? रेवड़ी क्या जरूरत है? दिल्ली विधानसभा चुनाव का जो प्रचार है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। इस वक्त हम खड़े हैं पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र में। ये जो एरिया है वो आम आदमी पार्टी के लिए काफी लकी माना जाता है। वो इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ से मनीष सिसोदिया 2 बार विधायक चुने गए, लेकिन तीसरी बार विधायक बड़ी मुश्किल से बने। करीब 3000 वोटों के अंतर से जैसे तैसे 2020 के चुनाव में वो विधायक बने। लेकिन इस बार चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी ने उनकी सीट को बदल दिया। मनीष सिसोदिया को यहाँ से जंगपुरा भेज दिया गया और यहाँ पर एक शिक्षाविद अवध ओझा को लाया गया। अवध ओझा क्यों आए हैं और क्या आकर वो करेंगे दिल्ली के इस विधानसभा क्षेत्र में, उस पर लोगों से आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि पड़पड़गंज में इस वक्त इस बार क्या माहौल नजर आ रहा है। इस बार अवध ओझा को टिकट दिया गया, मनीष सिसोदिया का टिकट बदल दिया गया। इसे पार्टी की तरफ से डर कहें या फिर एक रणनीति कहें, किस तरह से आप इसे देखते हैं? ये जो है बदला गया है, ये डर के मारे बदला गया है। उसे पता था कि हार निश्चित है, हर हालत में है। उन्होंने कोई काम नहीं किया पिछले 8-10 साल से। तो सिसोदिया जी की हमने यहाँ पर कभी उसका भ्रमण हुआ ही नहीं, कभी विजिट हुआ ही नहीं किसी भी इलाके में। तो काम क्या होगा वहाँ पर? और काम जब भी वो रहा तो काम इस इलाके को नेग्लेक्ट ही किया है। तो अपने जहाँ उसका कार्यालय होता है मयूर विहार वगैरह में, वहाँ उसने कुछ किया होता, पर यहाँ पटपड़गंज इस साइड में उन्होंने कुछ नहीं किया। अच्छा, केजरीवाल दावा करते हैं कि जो है उन्होंने मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, महिलाओं को डीटीसी की बस में मुफ्त यात्रा और बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मुफ्त में करवाई है। आपको सही लग रहा है या फिर कुछ कमियां लग रही है केजरीवाल के काम में? सवाल ये उठता है, आपने जितनी भी मुफ्त की स्कीम निकाली उसके साथ साथ विकास की स्कीम बर्बाद कर दी। क्योंकि जो विकास में पैसा लगना था वो आपने मुफ्त की स्कीम में लगा दिया। और जो आज जितनी बसें चल रही हैं, जिनको ये कहते हैं हमने फ्री कर दी हैं, वो केवल दिल्ली के लिए फ्री नहीं करी, इन्हें पूरे देश की महिलाओं के लिए फ्री करी। उसका ये हुआ कि आज तक डीटीसी की एक बस नहीं खरीदी गई, एक सिंगल भी। अगर क्लस्टर की बसें हट जाएं तो इस दिल्ली में एक भी बस नहीं है डीटीसी के पास। और जो बची खुची हैं वो शीला दीक्षित के टाइम की हैं, और वो समय भी ख़त्म हो चुका, उनका एक्सपायर हो चुकी हैं सारी। तो इसलिए एक डिप्टी सीएम होते हुए पड़पड़गंज विधानसभा इतनी पीछे चली गई। आज उसी का परिणाम है कि वो इस सीट को ही छोड़ के भाग गए। अच्छा, 2 बार उन्होंने बड़ी कंफर्टेबली चुनाव जीता, तीसरी बार बड़ी मुश्किल से करीब 3000 वोटों के अंतर से चुनाव निकाला। शायद पार्टी को ये डर था कि कहीं इस बार अगर सिसोदिया चुनाव हारे तो पार्टी की छवि तो धूमिल होगी ही, साथ ही साथ
ये भी एक मैसेज जाएगा कि इतना बड़ा नेता अगर नहीं जीत सकता तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी सर्वाइव कैसे करेगी? ये इनको पहले ही आभास हो चुका था और अभी नहीं कि चुनाव के वक्त हुआ है। इनको अपने इस कार्यकाल में ही आभास हो चुका था कि दोबारा इस सीट पर अगर हम आए तो निश्चित हमारी हार है। क्योंकि एक तो इन्होंने जो शराब नीति बनाई, पहले एरिया में 2-4 ठेके हुआ करते थे इस दिल्ली में, इन्होंने एक ऐसी बाड़ लगाई कि एक एक एरिया के अंदर 10-10 ठेके हैं। ना इन्होंने स्कूल देखा, ना पब्लिक देखी, ना हॉस्पिटल देखा, सबके पास शराब और एक के साथ एक फ्री। इनसे पूछो आप खुद भी एक के साथ एक फ्री पीते हो या नहीं पीते हो? अपने लड़के को भेज रहे हैं इंग्लैंड पढ़ाने, दोस्तों से लोन लेते हैं 1.5 करोड़ रुपया। इनके दोस्त इतने अच्छे हैं, इन पर हाँ बिना किसी उसके ब्याज के इनको पैसे भी दे देते हैं और इनके बच्चे इंग्लैंड पढ़ने चाहते हैं और हमारे लिए कहते हैं कि तुम्हारे जो स्कूल हैं ये वर्ल्ड क्लास हैं, आप इसमें पढ़ाइए अपने बच्चों को और मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा इंग्लैंड में। तो जहाँ ऐसे लोग होंगे फरेबबाज, वो किस आधार पर सोच के चलते हैं कि हम हमेशा हमारी काट की हांडी चढ़ती रहेगी। अब वो हांडी 2 बार चढ़ चुकी, अब तीसरी बार इनको उम्मीद थी फूक जाएगी, तो पहले ही अपना रास्ता बदल लिए। अच्छा, ये आम आदमी पार्टी पर ये आरोप लगते हैं कि अपने जो बच्चे हैं वो तो अच्छी जगह पढ़ाया जा रहा है, लेकिन जो बीजेपी है उनके नेता भी कुछ इसी तरह कर रहे हैं। अगर बीजेपी के नेताओं की बात करें, आपको याद है कोई ऐसा बीजेपी के नेता जिसके बच्चे किसी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? आपको याद है कोई ऐसा? एक भी कोई ऐसा कार्य मेरे को नहीं लगता कोई सरकारी स्कूल में इनके बच्चे पढ़ते हो। सेकंड इशू ये है, अभी आप हमारे बुजुर्गों से बात कर रहे थे, आम आदमी पार्टी ने इस दिल्ली का नाश किया है। सिर्फ शीला दीक्षित के टाइम पर जो कार्य हुए थे उसके बाद में दिल्ली में एक भी सड़क, एक भी फ्लाईओवर नहीं बना है। इवन जो स्कूलों में ये बातें करते हैं, हमारे पटपड़गंज क्षेत्र की बात करें, हमें नहीं चाहिए किसी की, हम अपने पटपड़गंज क्षेत्र की बात करते हैं। यहाँ पे साइंस नहीं होती थी। चौधरी अनिल कुमार जो उस वक्त टाइम कांग्रेस के एमएलए थे, उन्होंने यहाँ पे साइंस चालू करवाई, एक सेंट्रल स्कूल खुलवाया क्या के सेंट्रल गवर्नमेंट से गरीब बच्चों के लिए। और अनिल चौधरी के बच्चे जो हैं वो लोकल स्कूल में ही पढ़ते हैं, जिस स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ के पास आउट हुए हैं। मेरा कहना यह है, दूसरी बात ये कि मनीष सिसोदिया से यहाँ से भागे ही सिर्फ अनिल चौधरी की वजह से हैं, क्योंकि अनिल चौधरी एक सशक्त उम्मीदवार है और वो हर किसी के सुख दुख में, हर कार्य में, यहाँ पे 24 आवर्स ये अंकल जी बैठे हैं मेरे बड़े दोनों, इनकी कोई भी विचारधारा हो, लेकिन इन्होंने जो बातें कही उनसे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। दूसरा ये कि यहाँ पे 24 आवर गंगा वाटर आता था, अनिल चौधरी के टाइम पर वो गंगा वाटर बंद कर दिया गया, तो हमारे अनिल चौधरी ने कैबिनेट से लड़के, सेंट्रल गवर्नमेंट से लड़के उसको कंटिन्यू चालू कराया। इन्होंने आज हमारे को सीवर का पानी पीने पर मजबूर किया हुआ है। जो यहाँ पर मनीष सिसोदिया ने कुआं खुदवा दिया, जिसका पानी अब आता है वो भी टाइमली आता है और वो भी गंदा पानी। और सीवरों की समस्या, सड़कों की समस्या, उस एक भी समस्या यहाँ पे सोल्व नहीं हुई है। दूसरी बात ये, जाति धर्म की राजनीति करके देश को कहीं भी आगे नहीं बढ़ सकता। ये देश सबका है, ये गुलदस्ता है, एक फूल से कभी गुलदस्ता नहीं बनता है, गुलदस्ता बनता है सभी फूलों से मिलके, और यही हमारी खूबसूरती है इस देश की। मेरा कहना यह है कि हमारे इस क्षेत्र में अनिल चौधरी जैसे सशक्त उम्मीदवार की जरूरत है, जो लोगों के साथ जाके बात कर सके, काम कर सके, और उसने काम किए हैं यहाँ पे जनता के लिए। कांग्रेस की आप बात करें, कांग्रेस लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ थी, विधानसभा चुनाव में आखिर क्या हुआ कि अलग अलग हो गई? ये कांग्रेस की यही गलती रही, ये गलती रही। मैं मानता हूं कभी भी ऐसी पार्टी से, ऐसे नॉर्थिस्ट लोगों से समर्थन नहीं करना चाहिए। कांग्रेस ने उसका नुकसान उठाया। अभी हमारे जो भी, मैं कहता हूं कांग्रेस वो पार्टी है जिसने इस देश को बनाया है, और अनिल चौधरी यहाँ से वो उम्मीदवार है जो आम लोगों के लिए अवेलेबल रहता है, हर टाइम काम करता है। उसने काम करे हैं इस इलाके में। ये लेफ्ट आउट साइड पोर्शन बने, इनकी जो गलियां और सीवर यहाँ पे नहीं होते थे, ये अनिल चौधरी ने बनवाए। कभी आज तक उसके बाद बने नहीं। यहाँ पे बैठे हुए मेरे बुजुर्ग बता दे, कभी लेफ्ट आउट पोर्शन में काम हुआ। यहाँ पे जमीन की कीमत होती थी 20,000 रुपए गज, आज 3 लाख रुपए गज है। ये अनिल चौधरी की डेवलपमेंट है। तो ऐसे उम्मीदवार चाहिए जो आम जनता के लिए काम कर सके। यानी कांग्रेस की तरफ से जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता और जो कुछ लोग भी हैं स्थानीय, वो ये मान रहे हैं कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के दौरान जो आम आदमी पार्टी के साथ गठजोड़ किया, वो कहीं ना कहीं नुकसान कांग्रेस को उन्होंने किया। लेकिन इस बार कांग्रेस एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरी है और उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार के चुनाव में उन्हें कुछ ना कुछ। जी, इस इलाके में शराब का ठेका होता था, 50 साल पुराना, 70 साल पुराना ठेका था वो
शराब का, और यहाँ पे मेन रोड पे देसी शराब, अंग्रेजी शराब गवर्नमेंट का। उस टाइम शीला दीक्षित यहाँ से मुख्यमंत्री होती थी, और हम लोगों ने अनिल चौधरी को बोला कि भाई साहब ये जो ठेका है इसकी वजह से पांडव नगर का नाम बदनाम है, ठेके वाला पांडव नगर किया जाता। अनिल चौधरी ने जब ये बात आगे अपने ही पार्टी के सामने रखी तो उन्होंने मना करा कि ये सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मिलती है। बड़ा विरोध हुआ, लेकिन अनिल चौधरी ने कहा मैं पार्टी छोड़ना पसंद करूंगा, लेकिन ये बुराई खत्म करके रहूंगा। और वो ठेका हमने बंद करवाया, कांग्रेस ने बंद करवाया। तो जो काम समाज के लिए स्कूल बनवाए, वो स्कूलों पे आज टाइलें लगवा के सिसोदिया जी ये कहते हैं कि उन्होंने डेवलपमेंट किया। डेवलपमेट कुछ नहीं करा। अब वही वाली बात है कि काम साइंस बंद करा दी गई फिर यहाँ से। अच्छा, आपको लगता है कि चुनाव के बाद अगर विधानसभा में जो सीटों का जो इक्वेशन है कुछ इस तरह से बना कि अगर आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के समर्थन की जरूरत पड़ी और आला कमान इस पर मान गई, तो लगता है कि ये सही फैसला होगा? नहीं, मेरे को नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी के साथ कोई भी फैसला करना चाहिए। तो स्थानीय लोग ये चाह रहे हैं कि कांग्रेस को अकेले दम पर चुनाव लड़ना चाहिए और पड़पड़गंज का विकास कांग्रेस कर सकती है, ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं। लेकिन अगर बीजेपी की बात की जाए तो पूरा जो एरिया है वो ये कहता है कि जिस तरह से केंद्र में एनडीए की सरकार ने बीजेपी के नेतृत्व में काम किया है, पड़पड़गंज में भी अगर बीजेपी का विधायक हो तो काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि किस तरह से आपको लगता है कि पड़पड़गंज में अगर बीजेपी का विधायक होगा तो क्या क्षेत्र का विकास हो सकता है? सबसे पहले तो केंद्र में सरकार है, बजट की प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। दूसरा, जो अभी प्रैक्टिकल लोगों ने 5 साल देखा है कि हमेशा स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की लड़ाई, आरोप लगते हैं कि हमें केंद्र पैसा नहीं देता। ये केंद्र कहता है कि इनको पैसा जो दिया जाता है ये किसी भी मद में पैसा फूंक देते हैं, खैरात बांटने में फूंकते हैं, गलत काम करने में फूंकते हैं, शीश महल बनाने में फूंकते हैं। इनकी लड़ाई ख़त्म नहीं होती है। अगर केंद्र में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट में भी बीजेपी गवर्नमेंट आ जाएगी तो दोनों का तालमेल अच्छा होगा और विकास में 4 चांद लग जाएंगे, कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं। ये सत्य है, और अब की बार ये भी सत्य है कि बीजेपी की गवर्नमेंट बनने जा रही है। तो लोगों को विश्वास है कि यहाँ से एक तो बीजेपी के विधायक जीत सकते हैं और दूसरा दिल्ली में सरकार भी बीजेपी की बनने जा रही है। कुछ और लोग जो हैं हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि इस वक्त माहौल जो है दिल्ली में खासतौर पर पड़पड़गंज विधानसभा में किस तरह का है। आपको क्या लगता है कि यहाँ के क्या क्या मुद्दे हैं और आपको लगता है कि 3 जो बड़े कैंडिडेट हैं उनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा बेहतर साबित हो सकता है इस इलाके के लिए? देखिए, सबसे बड़े मुद्दे जो हैं वो हर जगह जो मुद्दे होते हैं दिल्ली के अंदर और देखा जाए तो पूरे देश में वही मुद्दे हैं। यहाँ भी बिजली, पानी, जो बेसिक सिविक एमिनिटीज़ हैं उनका, कानून व्यवस्था, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो सारी यहाँ पर मुद्दे में है। यहाँ भी हम लोग जो है कानून व्यवस्था से बहुत लड़ रहे हैं। यहाँ अक्सर चोरियाँ होती हैं, कानून व्यवस्था जो है वो कोई अच्छी नहीं है। और जैसे कि भैया ने बोला कि यहाँ पे शराब का ठेका हुआ करता था, वो अनिल चौधरी जी ने बंद करवाया। बहुत बड़ा काम था उनकी तरफ से, उन्होंने बंद कराया। और अगर मैं दूसरी तरफ से देखूँ तो अवध ओझा जी तो यहाँ से किसी तरह से भी कोई कंपटीशन में नहीं है जी। अवध ओझा जी को तो आप बिल्कुल नकार ही दीजिए। ना तो उन्होंने कोई काम किया है, ना वो इस क्षेत्र के निवासी हैं, ना वो इस क्षेत्र के बारे में कुछ जानते हैं। सिर्फ यूट्यूब के ऊपर 4 लेक्चर दे देने से आप सोचेंगे कि यहाँ पे आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर देंगे, आप उन लोगों की मानसिकता बदल देंगे, उनकी विचारधारा बदल पाएंगे, तो नहीं बदल पाएंगे। कानून व्यवस्था की आपने बात की, कानून व्यवस्था तो दिल्ली की केंद्र सरकार के पास है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी को तो इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अमित शाह सीधे तौर पर जो गृह मंत्रालय देश का वो देखता है, तो आपको लगता है कि कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं बीजेपी अगर यहाँ पे सत्ता में होती तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो पाती? देखिए, उसमें कोई शक नहीं है। अगर भाजपा की सरकार दिल्ली क्षेत्र में आती है तो कानून व्यवस्था के अंदर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इन्फ्लुएंस है वो तो उस पर फ़र्क पड़ेगा ही। लेकिन फिर भी उससे अलग मैं ये चाहूँगा कि यहाँ पर एक मजबूत सरकार बने, और जो भी बने। कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी गवर्नमेंट जो है वो सेंटर में भी है, स्टेट में भी है, तो कई बार आप कॉम्प्लेसेंट भी हो जाते हो, आप लोग लापरवाह हो जाते हो कि साहब वहाँ भी हमारी सरकार है, वहाँ भी हमारी सरकार है, तो जो हम चाहेंगे वो करेंगे। तो वो कॉम्प्लेसेंसी नहीं होनी चाहिए। रही बात कानून व्यवस्था की, हाँ ऑब्वियस ही बात है जी, सेंट्रल गवर्नमेंट में है और स्टेट गवर्नमेंट में भी वो लोग आ जाएंगे, और जैसा कि ये लोग कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार हो जाएगी, तो उसमें फ़र्क तो पड़ेगा। लेकिन फ़र्क तब पड़ेगा जब उसमें आपकी इच्छा शक्ति हो। सेंट्रल गवर्नमेंट की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, विलिंगनेस होनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट की विलिंगनेस होनी चाहिए, तब जा करके हो सकता है। रही बात आम आदमी पार्टी की सरकार की, अगर वो ये कहते हैं कि साहब हमारे अंडर में जो है इनके डिपार्टमेंट नहीं है, पुलिस जो है हमारे अंडर में नहीं है, भाई आपके अंडर में बाकी सब चीज़ें तो थी।
आपके अंडर में कूड़े का पहाड़ तो था, जिसे आपने कहा था एमसीडी में अगर आ गए तो हम हटा देंगे। क्या हुआ उस कूड़े के पहाड़ का? आप लोगों ने कहा था कि साहब पंजाब से पॉल्यूशन आ रहा है, हरियाणा से पॉल्यूशन आ रहा है, पंजाब में आपकी सरकार है, क्या हुआ उस पॉल्यूशन का? और वो जो आपने शीश महल बनवाया, वो क्यों बनवाया? पैसे तो हमारे ही हैं। और सबसे ऊपर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो हर पार्टी ये कह रही है कि साहब 2100 रुपये देंगे, 2500 रुपये देंगे, भाई साहब आप कहाँ से दोगे? आप अपनी प्रॉपर्टी बेच के देंगे या आप कहीं से अपने घर से ला करके देंगे? ये जो आप रेवड़ी बांट रहे हैं फ्री की, ये किस लिए बांट रहे हैं? हमारा इनकम टैक्स आप इंक्रीज करेंगे, जीएसटी इंक्रीज करेंगे, किस चीज़ को इंक्रीज करके आप पैसे देना चाहते हैं? अच्छा, रेवड़ियों की आपने बात की। चुनाव से पहले मोदी जी ने कहा कि केजरीवाल जो है फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं, लेकिन चुनाव का ऐलान होते ही बीजेपी ने भी कुछ इसी तरह से वादे किए। तो फिर आम आदमी पार्टी में और बीजेपी में फर्क क्या रहा? सर देखिए, ये जो फ्री की रेवड़ियाँ हैं इनका टोटली विरोध होना चाहिए। और विरोध नहीं होना चाहिए, ये फ्री कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जो फ्री हो रहा है उनको 200 यूनिट बिजली फ्री है, जिसको भी फ्री है। अब उसको 200 यूनिट बिजली फ्री है, लेकिन जिसकी 200 यूनिट से 201 हो जाती है उसे पूरी 200 का बिल देना पड़ता है। ऐसे ही वाटर का है, 20,000 लीटर से ऊपर जैसे ही एक गया उसको पूरा बिल देना पड़ता है। तो वो बिल पे जनता ही कर रही है। और मैं ये कहता हूँ क्यों फ्री दे? शिक्षा दो ना फ्री, शिक्षा फ्री दो, साधन फ्री दो, हेल्थ फ्री दो। मैं तो सभी सरकारों से ये कहूंगा, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी सरकार नहीं है, ये तो एक चुनावी मुद्दा लेके आए थे कि ये ईमानदार है, ईमानदार है। अन्ना जी कहाँ गए? क्यों नहीं अन्ना जी आज? क्यों नहीं क्वेश्चन करते वो सेंट्रल गवर्नमेंट से? अन्ना जी क्यों नहीं वो क्वेश्चन करते आम आदमी पार्टी से? सिर्फ कांग्रेस का विरोध इसलिए कि कांग्रेस पुराने टाइम से सत्ता में थी। ये देश बनाया कांग्रेस ने इस देश को उस टाइम खड़ा करा जब इस देश में एक सुई नहीं बनती थी। तो एक टूटा हुआ कुचला हुआ देश कांग्रेस को मिला था। उस टाइम कोई आदमी किसी आप दंगे को कब रोक सकते हो? या तो आपके पास पावर हो, आपके पास शक्ति हो, या आप अपनी बात से रोक सकते हैं उस दंगे को कि आपकी बात में इतना दम दो। तो महात्मा गांधी को गाली देते हैं सिर्फ, और मोदी जी फिर उन्हीं का चश्मा बैठ के स्वच्छ भारत अभियान चलाते हैं। तो मेरा ये कहना है, ये दोगली नीतियां हैं। कांग्रेस ने इस देश को बनाया है, इस देश के लिए अपनी जानें दी हैं उन्होंने। इनमें से बताओ किसी ने जान दी हो तो? उग्रवाद के अगेंस्ट लड़ी कांग्रेस, उग्रवाद खत्म करा पंजाब से कांग्रेस ने। अगर सेंट्रल की बात करते हैं तो मैं ये कहता हूं कि राजनीति करो, स्वच्छ राजनीति करो। आज बदले की राजनीति करी जा रही है। बदले की राजनीति में दूसरे लोगों पे ईडी के सम्मन भिजवाए जा रहे हैं, ईडी से डराया जा रहा है, सीबीआई से डराया जा रहा है। ऐसे क्यों कर रहे हो आप लोग? आप लोग करो ना राजनीति। आप मुद्दों पे चुनाव, धर्म जाति की बात करके सिर्फ राजनीति करी जाती है। ये देश, मैंने पहले ही कहा, ये सबका देश है। इसमें जो गंदा है उसको सजा दी जाए। हर कौम में गंदा आदमी है, खाली एक कौम को गलत मत ठहराओ। तो जो मुद्दे की राजनीति है उसको लोग चाहते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि सबसे बड़ी बात है स्वास्थ्य सेवाओं की, क्योंकि दिल्ली में हर देश के मतलब हर राज्य के नागरिक आते हैं, रहते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य सेवाएं एक बड़ा चैलेंज रहती हैं दिल्ली में, क्योंकि जो सरकारी अस्पताल है वहाँ हम देखते हैं कि सुबह से ही भीड़ लग जाती है मरीजों की और उनके परिजनों की। और ख़ास तौर पर वो तब जबकि सरकारी अस्पताल के सामने जब रात से जब भीड़ होती है, सुबह से जो भीड़ होती है, तो इलाज बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन केजरीवाल ये दावा करते हैं कि उनकी सरकार जो है फ्री में इलाज मुहैया करा रही है और फ्री में दवाइयाँ भी उपलब्ध करवा रही है। लोगों से पूछते हैं कि भाई जो जिस तरह से ऐलान लगातार किए जाते हैं, क्या वो मुफ्त में जो इलाज की बात की जाती है कितना सही है, वो लोगों से पूछते हैं। आपको लगता है कि मुफ्त में जो इलाज की जो बात हो रही है केजरीवाल सरकार के समय में लोगों को मुफ्त में इलाज मिल पा रहा है? देखिए, मिलता तो रहा है, बिकॉज उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक शुरू किया जो उनका फॉर्मेट था। उसमें इतने, और वो आज क्लेम भी करते हैं कि इतने हज़ार लोगों को या करोड़ लोगों को फ्री दवाई, फ्री टेस्ट हुए हैं। तो कोई गलत चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ हुई है। अब उसके नाम पे कोई उनको बदनाम करे कि वहाँ पे फर्जी भी हुआ है, कुछ गलत बिलिंग भी हुई है, गलत इनवॉइसिंग भी हुई है, वो तो मतलब कोई चीज़ धागे में से धागा निकालने वाली बात है कि भाई कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसकी अच्छाई देखो ना, बुराई क्यों देखते हो? हर चीज़ में अच्छाई बुराई होती है, बट अच्छाई देखो, बुराई क्यों देख रहे हो? आपने लेंस ऐसा लगा रखा है कि बुराई ढूंढ रहे हो आप, लेंस चेंज करो अपना। तो मैं किसी पार्टी को नहीं कह रहा हूँ, बट एक अच्छा काम था जो उन्होंने किया। अच्छा, केजरीवाल कहते हैं कि हमने जब से सत्ता संभाली दिल्ली की, हमने दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बढ़िया कर दिया, शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी पढ़ाई। और आज जो है सरकारी स्कूलों के जो बच्चे हैं प्राइवेट स्कूलों के स्टूडेंट से ज़्यादा परसेंटेज ला रहे हैं। आपको जो शिक्षा में जो बदलाव केजरीवाल सरकार दावा करती है वो नज़र आता है क्या? सर, ये ना मुझे भी बहुत अच्छा लगा। कई सालों से मैं सुन रहा था, मैं भी दिल्ली से ही पढ़ा हूँ, बट आज से नहीं 40 साल पहले पढ़ा था, उस समय प्राइवेट में था। मगर आज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि दिल्ली के स्कूल इतने अच्छे हो गए, इतनी फैसिलिटीज़ हो गई, इतना अच्छा ग्राउंड, स्विमिंग पूल हो गया है वगैरह वगैरह।
तो बट कुछ शिक्षकों से मेरी बात हुई है जो खुद गवर्नमेंट्स, मैंने कहा क्या वाकई अंदर है, मतलब ऑन द ग्राउंड है ये चीज़ें जो हम बाहर से सुन रहे हैं, बहुत अच्छा है, खाना मिल रहा है बच्चों को और अच्छा योगा के बारे में बता रहे हैं, अच्छा दुनिया की लाइफ की अच्छे एस्पेक्ट्स को बता रहे हैं। तो कहते हैं वो सब तो अच्छा हो रहा है, मगर वो सब चीज़ें थोड़ी आउटसोर्स करी गई हैं, मतलब हर एक एजेंसी को आउटसोर्स कर रखा है कि तुम योगा कराओगे, तुम ये कराओगे, वो कराओगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा कर दिया है, मगर जो मेन पढ़ाई है, तो बच्चे जो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं वो हम टीचरों के लिए मुश्किल होता है। मतलब जो मेन चीज़ है भाई, कोर मुद्दा है, पढ़ाई करें, अच्छे रिजल्ट लाएं ताकि ज़िंदगी में कुछ कर पाएं, वो सरकारी बच्चे आज भी नहीं कर पा रहे हैं। बेशक अच्छी बिल्डिंग है, योगा भी हो रहा है, मन की शांति भी हो रही है, मेडिटेशन भी हो रहा है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी हो रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो मतलब इसमें अच्छाई भी है, बट मैं कहता हूँ जो मेन चीज़ है उस पर भी थोड़ा फोकस करना चाहिए, वो पीछे ना हटे। बिल्कुल, मेन जो चीज़ें हैं, मेन इंसान को क्या चाहिए? आपको 2 वक्त की रोटी चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए और बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य और शिक्षा 2 ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सबसे ज़्यादा पैसा आम जनता खर्च करती है, और अगर ये फ्री हो जाए देश में तो निश्चित तौर पर काफ़ी हद तक प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो सकती है। लेकिन चुनाव जब आता है तो कई सारी घोषणाएं होती है, आम आदमी पार्टी ने भी इस बार घोषणाएं की है, और चुनाव से ठीक पहले पुजारियों के लिए, ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपये का जो ऐलान किया गया है उसने खूब हाइप ली है, और इस तरह के जो वादे हैं उसको जनता किस तरह से देखती है उसी पर बात करते हैं। चुनाव से ठीक पहले पुजारियों के लिए, ग्रंथियों के लिए आम आदमी पार्टी ने अनाउंस किया कि 18,000 रुपये हर महीना हम देंगे। क्या ये सही फैसला है या फिर ये चुनावी फैसला आपको नज़र आता है? क्योंकि चुनाव से ठीक पहले ऐसा किया गया, उससे पहले 10 साल से सरकार थी, तब तो इसका कोई भी ऐलान नहीं किया गया था। ये सब चुनावी स्टंट है इनका। अब से पहले जब से पिछले 5 या 10 साल से आपकी सरकार खाली मौलवियों को ही दे रही थी और वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही थी कि हम इनको ही देंगे। अब की बार देखा कि पोजीशन बहुत ही कमज़ोर है, तो जो रिलीजियस दूसरे ग्रुप में ग्रंथी है, पुजारी है, उनको करने के लिए भी उन्होंने ये स्कीम लॉन्च की, लेकिन ना तो ये इधर रहेंगे ना उधर रहेंगे, बीच में लटक के रह जाएंगे, क्योंकि ना तो इनकी स्कीम पूरी होने वाली है। ये चुनावी घोषणा पत्र है बस, उसके बाद ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। अगर इम्प्लीमेंट होता है जो केजरीवाल जी खुद हिंदू संस्कारों के प्रति इतने अभ्यस्त हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं। जैसे कल की बात है, रामायण का एक उदाहरण दिया, उसमें उनको नाम ही पता नहीं कौन क्या था और उठाकर चुनावी हिंदू बन के बैठ के वो, अब उसे बवाल हो गया। ऐसे ही इनके जो वादे हैं कि मैंने पुजारियों को देना है या ग्रंथियों को देना है या फलाना, इन्हें कुछ पता ही नहीं है। अरे एक चुनावी घोषणा है और इसके अलावा कुछ नहीं है, छलावा है लोगों के पास। तो लोगों को लग रहा है कि जो घोषणाएं चुनाव से ठीक पहले की गई हैं ये खाली चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए की गई है ताकि चुनाव में फ़ायदा लिया जा सके। कुछ और लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो ये बता रहे हैं कि पड़पड़गंज में किस तरह का माहौल है और आम आदमी पार्टी के कितने चांसेस फिलहाल नज़र आते हैं। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। आम आदमी पार्टी 10 साल से सत्ता में है, आपको उनके काम पसंद आए या फिर कुछ कमियां लगी? देखो जी, आम आदमी पार्टी ने जो है जनता को झूठे वायदे किए हैं, झूठ बोला है हर बात में, और कोई कार्य नहीं किया है। मतलब टैक्स का पैसा और बांटना ये किसी गवर्नमेंट का काम नहीं है। कोई भी हो टैक्स का पैसा नहीं बांट सकती, उसमें विकास कार्यों में लगाया जाए पैसा, वो बहुत अच्छी बात है। कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी को टैक्स के पैसे का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, मेरा कहना ये है साफ साफ। लेकिन बीजेपी भी बोलती है कि हम जो है अब अगर सत्ता में आए तो हम भी फ्री बिजली, फ्री पानी और कई और सुविधाएं देंगे। तो जो आम आदमी पार्टी कर रही थी वही बीजेपी भी ऐलान कर रही है, तो दोनों में फ़र्क क्या रहा? मैंने आपसे क्या कहा, कोई भी पार्टी हो मगर जो पैसे का दुरुपयोग करे, जनता को बांटना है, विकास कार्यों में लगाओ, अच्छे अच्छे कार्य करो। जनता को 3 सुविधाएं मूलभूत होती हैं, सबसे पहली शिक्षा, दूसरी स्वास्थ्य। ये इसमें पैसा खर्च करो। आप हरामी बना रहे हो जनता को, हराम की खिला खिला के हरामी बना रहे हो जनता को आप। तो आप अच्छे कार्य करो, शिक्षा दो, स्वास्थ्य दो। हमारा बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, अपने आप कमाएगा खाएगा, हमें क्या जरूरत है फ्री खाने की? लेकिन केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली सरकार देश की इकलौती ऐसी सरकार है जो कि फ़ायदे में है, और अगर उस फ़ायदे के पैसे से कुछ पैसा निकाल कर माताओं और बहनों को बांट दिया जाए तो उसमें दिक्कत ही क्या है? देखो जी, कई देश ऐसे हैं इस फ्री के चक्कर में डूब गए हैं। आप पूरे वर्ल्ड में देखो, कम से कम 5 देश इस फ्री के चक्कर में डूब गए हैं। तो ऐसे ही दिल्ली का हाल होगा, यही हाल दिल्ली का होगा ना, कि हम फ्री बांटते रहेंगे। कोई भी पार्टी हो, मैं पार्टी का किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, कोई भी पार्टी हो, फ्री बांटते रहेंगे तो ऐसी देश डूब जाएगा फिर।
और केजरीवाल की सरकार तो कम से कम 2000 करोड़ के घाटे में चल रही है इस टाइम, समझे आप? तो जो फ्री की जो चीज़ें हैं उसको लेकर लोगों के मन में ये डाउट है कि एक तो फ्री की चीज़ें देने की फ़ायदे की ज़रूरत नहीं है, दूसरा जो पैसा है जनता का की जेब से ही निकला पैसा है, टैक्स के ज़रिए जो सरकार तक पहुंचता है, वो पैसा अगर अच्छी शिक्षा में, अच्छे स्वास्थ्य में और पब्लिक डेवलपमेंट में अगर इस्तेमाल होगा तो वो कहीं हद तक, काफ़ी हद तक लोगों को बेनिफिट साबित हो सकता है। अच्छा, अगर अरविंद केजरीवाल लगातार ये कहते रहे हैं कि हम जो है बुज़ुर्गों को जो है तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं, हम जो है जो पब्लिक सर्वेंट हैं, जो हाउसमेड हैं, उनके लिए नई पॉलिसीज़ लेकर आ रहे हैं, हम जो है कई जो बहुत निचले तबके के लोग हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। अगर ये काम आम लोगों के लिए हो रहा है तो कांग्रेस को या फिर बीजेपी को इससे दिक्कत क्या होनी चाहिए? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ ये जो काम हो रहे हैं उनको काम दिए जाए ना, उन्हें फ्री क्यों बांटा जा रहा है? उनको काम दिए जाए, उनको जॉब ऑफर करी जाए। अगर मेड हैं तो मेड कहीं काम करके कमा रही है। हर आदमी की एक डेस्टिनी होती है, वो अपनी काबिलियत अपने हिसाब से। हम कोई बाप दादा प्रॉपर्टी नहीं छोड़ के बैठ गए। हमारे बाप दादाओं ने कोई प्रॉपर्टी नहीं बना रखी थी। यहाँ पे एक सिंगल मकान था, उसी मकान में आज भी रह रहे हैं हम। मैं एडवोकेट हूँ, उससे मेरा बेटा अब एडवोकेट बना है। हमने पढ़ाया ना उसको, हम तो नहीं मांग रहे। ऐसे ही अगर अपने बच्चों को शिक्षा दो ना, शिक्षा फ्री होनी चाहिए, स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ फ्री होना चाहिए, स्वास्थ्य फ्री हो, शिक्षा फ्री हो, जिससे आगे बढ़ो ना। अब जो काम नहीं करना चाहता वो तो हराम के पैसे की वो खाएगा। जब आदमी को 2100 रुपए पर मंथ मिलेंगे, घर में 4 लेडीज है, चाहे वो कोई भी पार्टी कर रही है, हम तो विरोध करते हैं इस चीज का। ये फ्री में बांटने का कार्य नहीं होना चाहिए। आप शिक्षा फ्री करो, आप स्वास्थ्य फ्री करो, बुजुर्गों को स्वास्थ्य में वो मिले। हम एग्री कर रहे हैं, हम कम मना कर रहे हैं, फ्री होना चाहिए। जो चीज नेसेसिटी की है, जो चीज डेवलपमेंट की है, वो फ्री होनी चाहिए, ना कि दान बांटा चाहिए। आप फ्री में, मोदी जी कहते हैं हम अनाज बांट रहे हैं, उस अनाज बांट के आप उन्हें निकम्मा कर रहे हैं, वो काम ही नहीं करेंगे। तो जब कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगते हैं तब तो वो ये हो जाते हैं, और वही काम जब बीजेपी करती है तो वो सही हो जाती है। तो ऐसे कैसे? अच्छा, मुफ्त की बात की, मुफ्त की बात में आम आदमी पार्टी बोल रही है कि हम मुफ्त में इलाज दे रहे हैं, बीजेपी ने ऐलान किया कि हम अगर सत्ता में आए तो हम भी देंगे, तो कांग्रेस ने भी बोला कि अगर हम सरकार बनाते हैं तो हम भी मुफ्त में जो है स्वास्थ्य सेवाएं दिल्ली के लोगों को देंगे। तो ये मुफ्त तो कांग्रेस में भी है, तो फर्क क्या हुआ? कांग्रेस ने स्वास्थ्य सेवाओं को बोला, जो मैंने फिर कहा शिक्षा और स्वास्थ्य। कांग्रेस, मैंने पहले भी एक बात कही थी कि बने बनाए देश को लूटना वो भारतीय जनता पार्टी का काम है। इस देश में कुछ नहीं होता था, इस देश में कुछ था नहीं, टूटी हुई। आजाद हुआ जिस टाइम 1947 में हमारा देश, उस टाइम कोई सुविधाएं नहीं थी, कोई कारखाने नहीं थे ज्यादा। टाटा और बिरला कुछ काम कर रहे थे देश के लिए, लेकिन वो पर्टिकुलर सरकार के पास तो कुछ था ही नहीं ना। भूखी नंगी सरकार बनी थी उस टाइम तो। और बोलते हैं सरदार पटेल ने देश बनाया, सरदार पटेल ने देश बनाया, वो भी तो कांग्रेस ही थे। उनको विजन तो नेहरू ने दिया। आज नेहरू के विजन पे ही ये नेहरू की योजना चला रहे हैं। अपना क्या है इनके पास? योजना आयोग का नाम बदल दिया, नीति आयोग कर दिया, नीति आयोग का नाम बदल के योजना आयोग कर दिया। उससे क्या फर्क पड़ा है? योजना आयोग और नीति आयोग बात तो एक ही है, तो नाम बदले जा रहे हैं, सिर्फ काम नहीं किया जा रहा। स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए, मैं फिर से रिपीट करता हूं, और कांग्रेस ने यह बात कहा और एग्री है हम, स्वास्थ्य शिक्षा फ्री होनी चाहिए। आप देखो किसी भी देश में जाके स्वास्थ्य पे सबसे ज्यादा वो होता है। आज मेडिक्लेम लेने जाओ, 5 लाख का मेडिक्लेम लो, 5 लाख में आज प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ, 5 लाख एक दिन में खर्च हो जाता है। फिर क्या करे आदमी? आदमी को बुखार हो जाए उसमें 5 लाख रुपए लग जाते हैं। यानी मुफ्त स्वास्थ्य के साथ साथ उसको बेहतर करने की भी जरूरत है। हॉस्पिटल भी अगर कांग्रेस ने देश बनाया, आगे भी करेगी। तो बिल्कुल कांग्रेस के जो सपोर्टर्स हैं और जो यहाँ के स्थानीय लोग भी हैं वो ये चाह रहे हैं कि एक तो मुफ्त शिक्षा और मुफ्त स्वास्थ्य, अगर 2 चीज़ें लोगों को मिल जाए तो काफ़ी हद तक ये जो परेशानियां हैं वो हल हो सकती हैं। लेकिन बीजेपी भी यही कहती रही है कि उनके पास भी काफ़ी सारे विज़न हैं, उनके पास भी करने के लिए है, लेकिन भ्रष्टाचार की एक बात कही। क्योंकि आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आई थी, 10 साल बीतने के बाद उन्होंने जो वादा किया और जो अपने आप को कहा कि हम कट्टर ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार की छवि पर इस बार डेंट लगा है। और इस कट्टर ईमानदार की छवि को लेकर आम लोगों का, पटपड़गंज के लोगों का क्या मानना है वो पूछते हैं। अच्छा, केजरीवाल कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं, हमारी पार्टी जो है बहुत ईमानदारी से काम करती है, हमारे जैसा ईमानदार कोई है नहीं। आप पिछले कई सालों से यहाँ रह रहे हैं, आपने सरकारें भी देखी हैं, 10 साल से आम आदमी पार्टी का शासन भी देखा, आपको लगता है कि वो ईमानदारी उनके काम में झलकती है?
अगर उनकी ईमानदारी उनके काम में झलकती तो मेरे ख्याल से उन्हें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। इतनी सारी चीज़ें क्यों फ्री बांट रहे हैं? अगर आप इतने ईमानदार आदमी है, आपने इतना सब कुछ किया है इस स्टेट के लिए, दिल्ली के क्षेत्र के लिए, तो आपको ज़रूरत क्या है फिर 2100 रुपये 2500 रुपये बांटने की? रेवड़ी क्या ज़रूरत है? आप रोज़ एक नई अनाउंसमेंट लेकर के बैठ जाते हो, विधवाओं को ये दे देंगे, उनको ये दे देंगे, एक्स को दे देंगे, वाई को दे देंगे, जेड को दे देंगे। आपको फ्री बांटने की ज़रूरत क्या है? आपका काम झलकता है ना, आपको विश्वास है ना, आपने काम किया, आपने ईमानदारी से 5 साल 10 साल 12 साल जो पीछे गए हैं उनमें आपने अच्छी ईमानदारी से काम किया है। तो अगर आपने ईमानदारी से काम किया तो आपको फ्री की रेवड़ी बांटने की ज़रूरत ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन आप खुद अंतर्मन में जानते हैं कि आपने कुछ नहीं किया। आपने यहाँ का कैंडिडेट क्यों बदला? डिप्टी सीएम थे साहब यहाँ पे, वो जेल गए, शराब घोटाले के अंदर वो जेल गए। वो क्यों गए जेल? यहाँ पर जो पिछले 50 साल के अंदर ठेका जो हमने मेहनत करके अनिल चौधरी ने बंद करवाया, जिसने भी बंद कराया, मैं किसी पार्टी का फेवर करके बात नहीं कर रहा हूँ, जिसने भी बंद कराया वो ठेका यहाँ पे बंद हो गया। जितने असामाजिक तत्व यहाँ खड़े होते थे वो सारे के सारे हट गए। उसके बाद में मनीष सिसोदिया जी ने अपनी लिकर पॉलिसी लेके आया दिल्ली में, दोबारा से यहाँ पर उठा करके यहाँ कोने पे फिर से ठेका खोल दिया। जिस चीज़ को हमने 50 साल लड़के बंद करवाया वो दोबारा यहाँ पे खड़ा कर दिया है। उसके बाद में आप ईमानदार हैं, आपकी ईमानदारी किस काम में झलक रही है मुझे ये बताइए ना। रोज़ आप जुमले फेंकते हैं, रोज़ आप उनको पलट देते हैं। आप कह रहे हैं साहब हम फ्री दे रहे हैं, मुझे ये तो बताइए फ्री कहाँ से दे रहे हैं? आपके घर में तो नहीं बन रहा। और इतने सारे पैसे आपने एडवर्टीजमेंट के ऊपर ये खर्च कर रहे हैं, हर दूसरे कोने के ऊपर आपके इतने बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं। ये बैनर भाई साहब किसने बनवाए हैं? इनके पैसे कौन दे रहा है? आप इस जानकारी को पब्लिक में साझा कीजिए ना कि ये जो पैसे आप खर्च कर रहे हो चुनाव के अंदर, जितने बड़े बड़े बैनर चल रहे हैं, रेडियो पे, टीवी पे, हर जगह आपके एडवर्टीजमेंट्स आ रहे हैं, 15-15 20-20 मिनट की आपकी रील चल रही है, इनको कौन पे कर रहा है? अच्छा, ये तो लगभग हर सरकार में ऐसा देखने को मिलता है। जिस भी राज्य में जिस भी पार्टी की सरकार होती है, सभी जो है ऐड अब भरपूर मात्रा में करते हैं। तो फर्क क्या हुआ? ये तो सभी करते हैं। जी बिल्कुल सही करते हो, तो मैं तो सबके लिए कह रहा हूँ, मैं किसी एक पार्टी को कह ही नहीं रहा हूँ। लेकिन अभी जो सवालों के घेरे में है वो पार्टी वो है जो यहाँ पर सत्ता में है। ये कह रहे हैं कि हम ईमानदार हैं, इन्होंने ईमानदारी कह करके, ईमानदार बता करके ये लोग सत्ता में दिल्ली के अंदर आए थे कि हम ईमानदारी से काम करेंगे और हमारे काम में हमारी ईमानदारी झलकेगी। रही बात, अभी आपने थोड़ी देर पहले एक सवाल किया कि साहब वो कहते हैं कि दिल्ली के अंदर एक अकेली सरकार है जो प्रॉफिट में चल रही है, प्लस में है। अगर आपकी सरकार प्लस में तो ये सारे एमसीडी के एम्प्लॉइज क्यों रोज रोते हैं आकर के यहाँ पे? रोज क्यों हड़ताल हो रही है इनकी? अभी पीछे डीटीसी वालों की हड़ताल हुई, वो आपके घर पे पहुंच गए थे मेरे को। लेकिन केजरीवाल तो दावा करते हैं कि हमने इस बार दिवाली से पहले बोनस भी दिया एमसीडी कर्मचारियों को और सैलरी भी टाइम से दे रहे हैं। तो फिर मेरे ख्याल से वो आपके घर जो है आपका अभिनंदन करने के लिए गए थे, वहाँ बाहर खड़े होकर के उन्होंने बैनर ले रखे थे, आपके खिलाफ जो है नारेबाजी कर रहे थे। तो इसका मतलब वो आपका अभिनंदन ऐसे ही करते हैं शायद कि बैनर ले लेंगे और आपके खिलाफ नारेबाजी करेंगे, आपका अभिनंदन ऐसे होता होगा। भाई आपके घर में होता होगा, हमारे घर में तो अभिनंदन ऐसे नहीं होता। अगर मैंने अच्छे काम किए होंगे तो मेरा अभिनंदन तो फूल मालाओं से किया जाएगा, ऐसे बैनर लेकर के मेरे खिलाफ नारे लगा के तो नहीं किया जाएगा। तो बिल्कुल जो मेन जो एजेंडा है वो ये है कि जो पैसे की जो बात है वो ये है कि दिल्ली में सरकार जो है पूरी तरह से प्रॉफिट में नहीं है, और प्रॉफिट में नहीं है तो जाहिर सी बात है कि सरकारों को दिक्कत भी आती है उन पैसों को खर्च करने में। और जनता का जो पैसा है जब तक सही दिशा में, सही कामों में इस्तेमाल ना हो तो दुख तो सीधा जनता को ही होता है। क्योंकि ये जो नेता हैं ये किसी अपने निजी खर्चे से तो निकाल के खर्च नहीं कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इन लोगों को परेशानी इसी चीज़ से है कि विकास करने वाला शख्स चाहिए, ऐसा विधायक चाहिए जो पड़पड़गंज को विकास की ऊंचाइयों तक लेकर जाए और यहाँ जो ग्राउंड पे जो चीज़ें दिखे वो होनी चाहिए, चाहे वो बीजेपी का हो या आम आदमी पार्टी का हो या फिर कांग्रेस का हो।